हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। तो इस एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 7 के पार्ट 2 के साथ, दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड इवैल्यूएशन। जो चैप्टर है चैप्टर 7, इसके पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि रनिंग वाटर किस तरीके से जो है वो लैंडफॉर्म्स बनाता है और उसके इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि रनिंग वाटर से क्या क्या बनते हैं, क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं। यूथ स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है और ओल्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे उसी के इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स की हम जहां तक बात कर रहे हैं, तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले है वैलीज। ठीक है, वैलीज अगर आप जानते हो तो हिंदी में इसको बोला जाता है घाटी। ठीक है, तो वैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स। तो क्या होते हैं रिल्स, ये आपको मैं पिछले वीडियो में पिछले सेशन में दिखा चुका हूं। अगर फिर भी आपको ध्यान नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से शीट इरोजन होता है। ये मैंने आपको बताया है कि ये छोटे छोटे जो हैं ये शीट्स बनती हैं जब यहाँ से पानी बहता है तो। ठीक है, और इसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये बन जाता है रिल्स। ठीक, और इसके बाद ये रिल्स और बड़े होके बन जाते हैं गलीज। और जो गलीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा वाइड भी होती हैं, यानी कि चौड़ी होती हैं, और डीप भी होती है, यानी कि गहरी भी होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए वापस से देखते हैं। द रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दिया। द गलीज विल फर्दर डीपन, वाइडन एंड लेंथन टू गिव राइज टू वैलीज। यानी कि जो गलीज हैं वो गहरी भी होंगी, चौड़ी भी होंगी और लेंथ में भी बढ़ेंगी, और उनसे क्या बन जाएंगी, वैलीज, यानी कि घाटी। अब डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस एंड शेप, मेनी टाइप्स ऑफ वैलीज लाइक वी शेप्ड वैली, जॉर्ज, कैनियन एक्सेट्रा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अब जो डायमेंशंस और शेप के आधार पर ये जो वैलीज हैं ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि वी शेप्ड, जॉर्ज, कैनियन। ठीक है, अब ये क्या होती है देख लेते हैं। अ जॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। देखिए यहाँ पर ये जॉर्ज दिखाया गया है अगले पन्ने पे, ये है जॉर्ज। ठीक है, वेरी डीप होती है और इसकी जो साइड्स होती है वो जनरली क्या होती हैं, स्टीप होती हैं या फिर स्ट्रेट साइड्स होती हैं। ठीक है, और इसकी एक चीज और है कि जो विड्थ होती है एट द टॉप और जो विड्थ होती है एट द बॉटम वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, ये था जॉर्ज। एंड अ कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स एंड मे बी एज डीप एज अ जॉर्ज। तो यहां पर देखिए कैनियन भी दिखाया गया है, ये है कैनियन। यहाँ पर स्टेप लाइक स्टेप्स है, यानी कि सीढ़ी लाल है, जैसे सीढ़ी होती है ना, स्टेप्स उस तरीके से है। और ये जो है ये क्या है कि ये उतने ही डीप हो सकते हैं जितने की होते हैं जॉर्जेस। ठीक है, अ जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बॉटम। ये मैंने आपको बता दिया। इन कॉन्ट्रास्ट अ कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम। अब कैनियन में क्या लिखा गया है कि स्टेप लाइक ये होते हैं स्लोप्स। ठीक है, यानी कि सीढ़ी टाइप के होते हैं ये। तो इसका आप खुद भी देख सकते हैं कि इसके टॉप पर क्या होगा, टॉप पर जो विड्थ है वो ज्यादा होगी और बॉटम पे जो विड्थ है वो कम होगी। दिस इज फॉर योर कैनियन। ठीक है, और वेरएज अगर हम जॉर्ज की बात कर रहे हैं तो जॉर्ज में क्या है कि डीप वैलीज हैं, तो जॉर्ज आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, इसकी जो विड्थ है यहाँ पर टॉप पर और जो बॉटम पर विड्थ है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। दिस इज फॉर अ जॉर्ज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अ कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ जॉर्ज। कैनियन जो है वो जॉर्ज का ही एक वेरिएंट है। अब वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स इन विच दे फॉर्म। अब ये जो अलग अलग टाइप की वैली बन रही हैं, घाटियां बन रही हैं, ये किसकी वजह से बनती है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स जिससे ये बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं कैनियन, और जॉर्जेस जो बनते हैं वो बनते हैं हार्ड रॉक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म है वो है पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं देखिए, यहां पर एक चीज लिखी गई है। ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड पॉट होल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द एब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये पॉट होल्स किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, ये होते हैं पॉट होल्स कि ये जो स्टोन सरफेस है या जो हार्ड सरफेस है इसके ऊपर क्या होता है कि पानी के लगातार बहने की वजह से इस तरीके से कुछ होल्स बन जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है पॉट होल्स। ठीक, स्ट्रीम इरोजन और एब्रेडेड बाय दी
सॉरी स्ट्रीम इरोजन की वजह से बनते हैं ये, और किस वजह से बनते हैं, एडेड बाय द एब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। अभी देखिए आगे लिखा गया है कि वंस अ स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन फॉर्म्स, पहले क्या होता है, एक छोटा और उथला डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं उथला। उथला मतलब जो ज्यादा गहरा नहीं होता। ठीक है, सपोज करिए इस तरीके का कोई डिप्रेशन एक फॉर्म होता है। ठीक, अब पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन दोज डिप्रेशंस एंड गेट रोटेटेड बाय द फ्लोइंग वाटर एंड कंसिक्वेंटली द डिप्रेशंस ग्रो इन डायमेंशंस। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पेबल्स या बोल्डर्स आ जाएंगे छोटे छोटे। अब इसके ऊपर से जब पानी बह रहा है तो इन पर भी इफेक्ट होगा, और ये क्या होंगे, ये रोटेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगे, और रोटेट करने की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ का सरफेस है नीचे का, वो ये खराब करेंगे, यानी कि ये उसको क्या करेंगे, वहां से मटेरियल को और बाहर निकालेंगे, और ये जो शेप है डिप्रेशन का, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे होते हैं पॉट होल्स, और इस तरीके से इनका जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो बढ़ता रहता है। ठीक, a series of such depressions eventually join and the stream valley gets deepened, यानी कि इस तरीके के जो पॉट होल्स हैं, ये जो डिप्रेशंस है, ये कुछ आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़ने के बाद क्या हो जाती है, जो स्ट्रीम वैली है वो गहरी हो जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रीम में इस तरीके का हो जाएगा वैली में, तो ये डीपन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी के बाद एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स यानी कि झरनों के जो जहां पर झरने का पानी नीचे गिरता है, वहां पर भी लार्ज पॉट होल्स बनते हैं, जो कि क्वाइट डीप होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डीप होते हैं, एंड वाइड होते हैं, एंड फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयर इंपैक्ट ऑफ वाटर एंड द रोटेशन ऑफ बोल्डर्स। ठीक है, और सच लार्ज एंड डीप पॉट होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। सपोज करिए ये आपका कोई बेस है, और यहां से आपका इस तरीके से वाटरफॉल है। ठीक है, यानी कि कोई झरना है, तो यहां पर ये पानी जहां पर गिरेगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक होल बन जाएगा। ठीक है, बड़ा होल बन जाएगा, किसकी वजह से, एक तो शेयर इंपैक्ट की वजह से, क्योंकि पानी गिर रहा है तो उसका इंपैक्ट है। दूसरा उसमें वही होगा कि ये बोल्डर्स और पेबल्स वगैरह होंगे, और ये रोटेट करेंगे, तो इससे ये क्या होते चले जाएगा, बड़ा होते चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो पॉट होल्स होते हैं, जो एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, प्लंज पूल्स। दीज आर नॉट प्लंज होल्स, दीज आर प्लंज पूल्स। ठीक है, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला लैंडफॉर्म, दैट इज इंसिंस्ड और एंट्रेंच्ड मींडर्स। अब यहां पर क्या लिखा गया है, देखिए, इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स नॉर्मली इरोजन इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल। ये हमें पता है कि इस तरीके के स्ट्रीम्स में जिनका बहुत ज्यादा स्लोप है, सपोज करिए इस तरीके का स्लोप है, तो उस पर क्या होता है, जनरली ये होता है कि इरोजन जो है वो इस पार्ट में होगा, यानी कि नीचे होगा, एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल। ठीक है, और वहां पर ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टीप gradient streams, lateral erosion on the sides of the valleys is not much when compared to the streams flowing on the low and gentle slopes. तो इस पर जो साइड इरोजन है, यानी कि अगर मैं इसको साइडवेज आपको दिखाऊं, तो यहां पर जो इरोजन है, दैट इज द लेटरल इरोजन, जो है वो स्टीप स्लोप्स पे जो स्ट्रीम्स बह रही हैं उनमें कम होगा, एज कंपेयर टू उन स्ट्रीम्स में जो कि लो और जेंटल स्लोप्स में बह रही हैं। ये हमें पता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स डेवलप साइनस और मिंडरिंग कोर्सेस। तो जो जेंटल स्लोप्स में जो नदियां बह रही हैं, जो स्ट्रीम्स बह रही हैं, उनमें क्या होगा कि लेटरल इरोजन होगा, और लेटरल इरोजन होने की वजह से क्या होगा, ये जो इनका पाथ है या जो चैनल है वो इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से डेविएट हो जाएगा, और इसको बोला जाएगा मिंडरिंग और या फिर साइनस पाथ है, कोर्स है। ठीक है, इट इज कॉमन टू फाइंड मिंडरिंग कोर्सेज ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल। जो ये मिंडरिंग कोर्सेज होते हैं, ये फ्लड प्लेन्स में और डेल्टा प्लेन्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, जहां पर स्ट्रीम का जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा जेंटल होता है। जेंटल ग्रेडियंट का मतलब है जो स्लोप है वो कम है। ठीक है, अभी हम आके देखेंगे ये फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, बट वेरी डीप एंड वाइड मींडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। लेकिन ये जो जनरली यहां पर पाए जाते हैं फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स में, लेकिन कुछ डीप और वाइड मिंडर्स जो हैं वो हार्ड रॉक्स में भी पाए जा सकते हैं। तो उस तरीके के मिंडर्स को ही बोला जाता है इंसिस्ड और एंट्रेंच्ड मिंडर्स। ठीक है, इंसिस्ड और एंट्रेंच्ड मिंडर्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हार्ड रॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मिंडरिंग हुई है पाथ की इस तरीके से, तो इस तरीके को बोला जाता है इंसिस्ड और एंट्रेंच्ड मिंडर। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं रिवर टेरेसेस पे। ठीक है, देखिए कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें इश्यूज नहीं है, आप हमसे बात कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको सारे के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल्स। ठीक है, जो ओल्ड वैली फ्लोर होता है और जो फ्लड प्लेन लेवल्स होता है ये उसमें होते हैं। दे मे बी बेडरॉक सरफेसेस विदाउट एनी एल्यूवियल कवर और एल्यूवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट्स। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? बेडरॉक सरफेसेस हो सकते हैं विदाउट एनी एल्यूवियल कवर, यानी कि बिना एल्यूवियल कवर के, या फिर एल्यूवियल टेरेसेस हो सकती है जिसमें क्या है? स्ट्रीम डिपॉजिट्स। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली products of erosion as they result due to vertical erosion by the stream into its own depositional floodplain। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ इरोजन है। और दूसरा किस तरीके का इरोजन होता है? इसमें वर्टिकल इरोजन होता है, हॉरिजॉन्टल इरोजन नहीं है, लेटरल इरोजन नहीं है, वर्टिकल इरोजन है ये। ठीक है, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सच टेरेसेस एट डिफरेंट हाइट्स इंडिकेटिंग फॉर्मर रिवर बेड लेवल्स। The river terraces may occur at the same elevation on either side of the rivers, in which case they are called as paired terraces। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले हम क्या है ये रिवर टेरेसेस। देखिए ये है रिवर टेरेसेस। यहाँ पर क्या है? ये नदी बह रही है, यहाँ पर कुछ सीढ़ी टाइप का पाथ बना हुआ है। ठीक है, ये एक है और ये दूसरा है, तो ये एक रिवर टेरेस है। अब यहाँ पर मान लीजिए नदी बह रही है, यहाँ पर कुछ वर्टिकल इरोजन होता है, तो अगली बार क्या होगा कि रिवर का जो लेवल है वो नीचा हो जाएगा। ठीक है, अभी रिवर इस लेवल पे बह रही है, फिर क्या होगा? रिवर इस लेवल पे बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, रिवर नीचे हो गई और यहाँ पर देखिए पहले 2 थे, अब ये 3 हो गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है रिवर टेरेसेस। और ये किस वजह से बनते हैं? वर्टिकल इरोजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल इरोजन हो रहा है, साइडवेज इरोजन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर रिवर में क्या है कि दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि सेम हाइट के सेम नंबर ऑफ टेरेसेस हैं, तो इनको बोला जाता है पेयर्ड टेरेसेस। इनको बोला जाता है पेयर्ड टेरेसेस। ठीक है, और ये फ्लड प्लेन्स वगैरह क्या है ये मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं, और किस तरीके से ये डिपॉजिशनल फॉर्म्स जो है वो वहां पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में। अभी तक हम पढ़ रहे थे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में कि किस तरीके से इरोजन से लैंडफॉर्म बनते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है दैट इज योर एल्यूवियल फैन। अब ये एल्यूवियल फैन क्या होता है? देखिए इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। यहां पर लिखा गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एल्यूवियल फैन्स आर फॉर्म्ड व्हेन streams flowing from higher levels break into foot slope plains of low gradient। यहाँ पर देखिए उसको फिगर में समझाया भी गया है कि जैसे यहाँ से कोई स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, और ये स्ट्रीम यहाँ से क्या हो गई? अलग हो गई, तो यहाँ से ये डिपॉजिट कर देगी अपने जो इसके पास जो मटेरियल वगैरह था वो डिपॉजिट कर देगी, उसी को बोला जाता है एल्यूवियल फैन। ठीक है, आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू फुट स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट। नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? बहुत ज्यादा कोर्स लोड मतलब क्या होता है? जो कि महीन नहीं होता, उसको बोला जाता है कोर्स। दिस लोड बिकम्स टू हैवी फॉर द स्ट्रीम्स टू बी कैरिड ओवर जेंटलर ग्रेडियंट्स एंड गेट्स डंप्ड एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लोड टू हाई कोन शेप्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड एल्यूवियल फैन। अब जनरली क्या होता है कि जो माउंटेन से जो नदियां आ रही होती हैं, जो स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, उनमें कोर्स लोड होता है और ये लोड जो होता है बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, जब जेंटलर ग्रेडियंट्स के ऊपर नदी बहती है, जब स्टीप में बहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रीम उसको कैरी कर लेती है। लेकिन जब वो जेंटलर ग्रेडियंट्स के ऊपर बहती है तो क्या होता है कि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कैरी करना मुश्किल हो जाता है तो इसको ये क्या कर देता है? ये इसको डंप कर देता है और स्प्रेड कर देता है एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप डिपॉजिट कॉल्ड एल्यूवियल फैन। लो कोन का मतलब होता है ये जो छोटा कोन है इसको बोला जाएगा लो कोन। ठीक है, और जो इस तरीके का बड़ा होगा उसको बोला जाएगा हाई कोन। ठीक, अब ये क्या है अभी आगे हम देखते हैं। Usually the streams which flow over fans are not confined to their original channels। अब इसके ऊपर जो नदियां बहती हैं, जो स्ट्रीम्स बहती हैं, वो क्या है? वो अपने ओरिजिनल चैनल्स पर कन्फाइंड नहीं रहती। फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजीशंस अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मैनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये कुछ समय के बाद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, यानी कि ये जो एल्यूवियल फैन के ऊपर अपने ओरिजिनल पाथ पे, अपने ओरिजिनल कोर्स पे नहीं बह पाती है, तो ये अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, और अलग अलग हो जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एल्यूवियल फैन्स इन ह्यूमिड एरियाज शो नॉर्मली लो कोन्स विद gentle slopes from head to toe and they appear as high cones with steep slope in arid and semi-arid climates। ठीक है, अब देखिए जहां पर ह्यूमिड एरिया है, ह्यूमिड एरिया का मतलब क्या है? जहां पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर क्या बनता है? बोल रहा है ये
वहां पर बनता है लो कोन। क्यों बनता है लो कोन? देखिए, लो कोन क्योंकि ह्यूमिड एरिया में क्या होगा, पानी ज्यादा होगा, ठीक है। पानी ज्यादा होगा तो जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, कोर्स डिपॉजिट्स, वो रिवर अपने साथ या स्ट्रीम अपने साथ ज्यादा नीचे तक ला सकती है, ठीक है, ज्यादा नीचे तक ला सकती है। तो उसके बाद वो उसमें डिपॉजिट करना शुरू करेगी यहां पर, ठीक है। और ये इस तरीके से नदी जो है वो इधर को बहने लग जाएगी, ठीक है, और यहां पर डिपॉजिट कर देगी। तो यहां पर क्या होगा, ह्यूमिड एरिया में बेसिकली मोर वाटर होगा, ठीक है, वाटर ज्यादा होगा। और यहां पर जो लो कोन बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, लेस स्लोप, ठीक है, लेस स्लोप होगा। और जो आपका हम बात करें अगर एरिड और सेमी एरिड एरियाज की, यानी कि ड्राई रीजन की बात करें या एरिड और सेमी एरिड रीजन की बात करें, तो वहां पर पानी कम होगा, ठीक है। पानी कम होगा तो जो स्ट्रीम आ रही है वो ऊपर से ही डिपॉजिट करना शुरू कर देगी ऐसे करके, ठीक है। और इसका जो कोन होगा वो क्या बन जाएगा, हाई कोन। और यहां से ये नदी फिर इधर को बह जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन के, ठीक है। यहां पर क्या होगा, लेस वाटर, यहां पर होगा लेस वाटर, और लेस वाटर होने की वजह से जो हाई कोन बनेगा इसका जो स्लोप होगा वो होगा मोर स्लोप, ठीक है। समझ गए इस चीज को आप? तो ध्यान रखिएगा, अगर ह्यूमिड एरिया में पानी ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक अपने साथ सेडिमेंट्स को कैरी कर सकता है, और लो कोन्स बनेंगे जिसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसी के विपरीत दिशा में अगर हम बात करें एरिड एरियाज की, एरिड एरियाज की अगर हम बात करें तो एरिड एरियाज में पानी कम होगा, ठीक है। पानी कम होगा तो ज्यादा दूर तक वो सेडिमेंट को कैरी नहीं कर सकता, और ज्यादा दूर तक अगर वो सेडिमेंट को कैरी नहीं कर सकता तो डिपोजिशन जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा, और डिपोजिशन पहले से स्टार्ट हो जाएगा तो हाई कोन्स बनेंगे जिनका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेल्टास के बारे में। डेल्टास जो है वो भी एलुवियल फैंस की तरह ही होते हैं, बट डेवलप्ड एट अ डिफरेंट लोकेशन। वो किसी दूसरी जगह पे बनते हैं, होते वो भी एलुवियल फैंस ही हैं एक तरीके से, ठीक है। द लोड कैरीड बाय द रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। ये आपको पता है कि जो नदियों के द्वारा जो लोड्स कैरी किया जाता है, वेदर इट्स अ फाइन लोड और अ कोर्स लोड, वो कहाँ डंप किया जाता है, सी में, यानी कि समुद्र में। लेकिन अगर दिस लोड इज नॉट कैरिड फार इनटू द सी, अगर ये फार अवे इनटू द सी नहीं ले जाया जा रहा है, और अगर ये कोस्ट पे यानी कि ये तट पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स एज अ लो कोन। तो ध्यान रखेंगे डेल्टा में जो कोन बनते हैं वो लो कोन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर जो आपका जो ये है डिपॉजिट्स है, या जो आपके क्या बोलते हैं इसको, जो आपके लोड्स है, जो लोड्स हैं अगर वो नदियों के द्वारा समुद्र में नहीं ले जाए जा रहे हैं, और अगर वो समुद्र के जो तट है यानी कि कोस्ट है वहीं पर अगर उसको स्प्रेड कर दिया जा रहा है, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे एक तरीके से आपके एलुवियल फैंस, ठीक है। एलुवियल फैंस की तरह ही बनेंगे, और वो बन जाएंगे लो कोन के, और जो होगा डेल्टा, ठीक है। अनलाइक इन एलुवियल फैंस, द डिपॉजिट्स मेकिंग अप डेल्टास आर वेरी वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। एलुवियल फैंस में जनरली क्या होता है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होते कि कौन सा कोर्स है, कौन सा फाइन है, कौन सा कहां पर हमारा डिपॉजिट होगा। लेकिन उसके विपरीत साइड अगर हम बात करें तो ये जो डेल्टा है इसमें जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा वेल सॉर्टेड हैं, और उनका एक स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि उनके बीच में एक अंतर हमें पता है कि जो कोर्सेस्ट मटेरियल है, जो सबसे बड़ा मटेरियल है, वो सबसे पहले सेटल आउट होगा, यानी कि वो सबसे पहले डिपॉजिट हो जाएगा। और जो फाइनर फ्रैक्शंस हैं जैसे कि सिल्ट एंड क्ले, वो क्या है, दे आर कैरिड इनटू द सी, वो नदी के द्वारा समुद्र में ले जाए जाएंगे, ठीक है। As the delta grows, the river distributaries continue to increase in length and delta continues to build up into the sea. तो जैसे जैसे हमारा जो डेल्टा है वो बढ़ता रहेगा, जो नदियों की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं यानी कि जो नदियां अलग हो रही हैं उनकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, और जो डेल्टा है वो कंटिन्यू करता चला जाएगा टू बिल्ड अप द सी, ठीक है, टू बिल्ड अप इनटू द सी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स के बारे में। ये क्या होते हैं, देखिए यहां पर लिखा गया है डिपोजिशन डेवलप्स अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक वैलीज। इरोजन जो है वो वैलीज बनाती है, और जो डिपोजिशन होता है वो फ्लड प्लेन बनाता है, ठीक है। फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंड फॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। तो ये मेजर लैंड फॉर्म है किसका, रिवर डिपोजिशन का। लार्ज साइज्ड मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड फर्स्ट व्हेन स्ट्रीम चैनल्स ब्रेक इनटू जेंटल स्लोप्स। पहले क्या होता है कि लार्ज साइज के मटेरियल डिपॉजिट होते हैं जब नदियां जो है वो जेंटलर स्लोप्स में ब्रेक होती है। Thus, normally fine-sized materials like sand, silt and clay are carried by relatively slow-moving waters in gentler channels, usually found in the plains, and deposited over the bed, and when the water spills over the banks during flooding above the bed. ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हमें पता है कि जब जेंटलर स्लोप्स में होता है तो लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले डिपॉजिट होंगे। जब हमारी जो स्ट्रीम है वो जेंटलर स्लोप्स के ऊपर बह रही है तो जेंटलर स्लोप्स के ऊपर वो कोर्स डिपॉजिट्स को या जो बड़े डिपॉजिट्स होते हैं उनको कैरी नहीं कर सकती, तो वो सबसे पहले उनको डिपॉजिट करेगी। ठीक, उसके बाद जो फाइन साइज पार्टिकल्स हैं जैसे कि सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये आपके स्लो वाटर जब आपका जेंटल स्लोप्स के ऊपर बह रहा है ये उसको भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहां पर जाके डिपॉजिट होंगे? ये या तो डिपॉजिट होंगे आपके रिवर बेड में, और या फिर जब आपका बैंक्स है यानी कि जो नदी का तट है उसके बाहर जो आपका साइड में जो एरिया होगा वहां पर जाके ये डिपॉजिट करेंगे। लेकिन वहां पर ये डिपॉजिट तभी करेंगे जब आपका क्या आएगा? फ्लड आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखिए यहां पर समझते हैं। ये सपोज करिए कोई रिवर है और ये है रिवर बेड। ठीक है, ये है रिवर का बेड, तो यहां पर रिवर बह रही है, तो यहां पर आपको पता है कि जब जेंटलर स्लोप्स है तो यहां पर एक तो फाइन पार्टिकल्स इकट्ठा होंगे। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि जेंटलर स्लोप्स में जब आप आए तो जेंटलर स्लोप्स में आने के बाद आपके कोर्स मटेरियल तो यहीं इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, रिवर बेड के ऊपर फाइन पार्टिकल होंगे। और दूसरा जो ये वाला रीजन है इसके साइड में, ठीक है, जो फ्लड प्लेन है, तो जब फ्लड आएगा यानी कि जब बाढ़ आएगी तो यहां पर इस एरिया में यानी कि यहां पर कौन से पार्टिकल इकट्ठा होंगे? ये भी फाइन पार्टिकल ही होंगे, और ये बेसिकली जो रीजन है इसको बोला जाएगा फ्लड प्लेन। ठीक है, तो क्या होता है फ्लड प्लेन, ये आप समझ गए अब। ठीक, रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट्स इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। जो रिवर बेड होता है जो आपके रिवर डिपॉजिट से बना होता है उसको बोला जाता है एक्टिव फ्लड प्लेन। ठीक है, और द फ्लड प्लेन अबव द बैंक इज कॉल्ड इनएक्टिव फ्लड प्लेन, यानी कि जो इधर का ये वाला रीजन है ये है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। ठीक है, और ये जो रिवर बेड का फ्लड प्लेन है वो है एक्टिव फ्लड प्लेन। ठीक, इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स अबव द बैंक्स बेसिकली कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। यहां पर दो तरीके का डिपॉजिट्स होगा। क्या? एक तो फ्लड डिपॉजिट्स और दूसरा चैनल डिपॉजिट्स। अब फ्लड डिपॉजिट्स तो क्या होगा ये मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि यहां से जब आएगा, जब फ्लड होगा, जब बाढ़ आएगी तो यहां का पार्टिकल भी इधर आ जाएगा, तो यहां पर फाइन पार्टिकल्स जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इन प्लेन्स चैनल्स शिफ्ट लेटरली एंड चेंज देयर कोर्स ओकेजनली लीविंग कट ऑफ कोर्सेज विच गेट्स फिल्ड अप ग्रेजुअली। अब जनरली क्या होता है कि प्लेन्स में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई ओरिजिनल नदी है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट यहां से कट गया। ठीक, ये अलग हो गया, तो ये अलग होने के बाद ये कुछ समय के बाद यहां से क्या होगा? ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज लिखी गई है, इन प्लेस चैनल शिफ्ट लेटरली एंड चेंज देयर कोर्सेज ओकेजनली लीविंग कट ऑफ कोर्सेज व्हिच गेट्स फिल्ड अप ग्रेजुअली। अब सच एरियाज ओवर फ्लड प्लेन्स बिल्ड अप बाय अबंडेंट और कट ऑफ चैनल्स कंटेन कोर्स डिपॉजिट्स। तो यहां पर क्योंकि हमें पता है कि प्लेन्स के ऊपर ये बह रही है यानी कि जेंटलर स्लोप है, और जेंटलर स्लोप में सबसे पहले क्या चीज डिपॉजिट की जाती है? कोर्स डिपॉजिट्स। ठीक है, वहां पर कोर्स लोड जो है या कोर्स मटेरियल जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। तो इसलिए यहां पर जो ये कट ऑफ कोर्सेज हैं इनमें एक तो होगा कोर्स डिपॉजिट, यानी कि ये एरिया तो फ्लड प्लेन का ही है, ये आपको पता है। ठीक है, ये रिवर बेड है, ये फ्लड प्लेन है, तो फ्लड प्लेन में आपको पता है एक तो ये वाला डिपॉजिट होगा, और दूसरा ये जो आपका यहां से जो डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है, वो है फाइन डिपॉजिट्स। ठीक, वो है आपका फ्लड डिपॉजिट्स। ये है चैनल डिपॉजिट्स और वो है फ्लड डिपॉजिट्स। ठीक है, सच एरियाज ओवर फ्लड प्लेन्स बिल्ड अप बाय अबंडेंट और कट ऑफ चैनल्स contain coarse deposits. The flood deposits of spilled waters carry relatively fine materials like silt and clay, and the flood plains in a delta are called delta plains. समझ गए? आई थिंक इससे ज्यादा अच्छे से इसको समझना है नहीं, मतलब समझना इसको इससे ज्यादा अच्छे से पॉसिबल नहीं है। जितना अच्छे से इसको मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से फ्लड डिपॉजिट्स हैं, किस तरीके से चैनल डिपॉजिट्स हैं, और चैनल डिपॉजिट्स जो है वो कोर्स मटेरियल है और जो फ्लड डिपॉजिट्स हैं वो फाइन मटेरियल है। ठीक है, और वो सारे का सारा हो रहा है कहां पर? इनएक्टिव फ्लड प्लेन पर। समझ गए? ठीक है, और जो फ्लड प्लेन्स डेल्टा में बनते हैं उनको बोला जाता है डेल्टा प्लेन्स। ठीक है, उनको बोला जाता है डेल्टा प्लेन्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ्लड प्लेन्स हमने देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा गया है नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। अब नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स क्या होते हैं? देखिए, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स। ये कुछ नेचुरल लैंडफॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो एसोसिएटेड है किससे? फ्लड प्लेन से। नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स। ये यानी कि जो बड़ी रिवर्स होती है, लार्ज रिवर्स होती है, उनके तट पर पाए जाते हैं, बैंक्स में पाए जाते हैं। दे आर लो लीनियर एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर। ये क्या होते हैं? ये लो लीनियर और पैरेलल रिजेस होती है ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स। याद रखिएगा नेचुरल लेवीज जो हैं वो कोर्स डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कोर्स डिपॉजिट्स हैं। ठीक, अलोंग दी बैंक्स ऑफ रिवर
क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स, ये इंडिविजुअल माउंट्स में कट होते हैं, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल लेवीज। और पॉइंट बार्स क्या होते हैं? पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मिएंडर बार्स। दे आर फाउंड on the concave side of meanders of large rivers and are sediments deposited in a linear fashion by flowing water along the bank. ये जो होते हैं इनको मींडर बार्स भी बोला जाता है, पॉइंट बार्स को, एंड दे आर फाउंड ऑन द कनकेव साइड ऑफ द मींडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स। तो ये जो मींडर्स, जो लार्ज रिवर्स होती है, देखिए यहाँ पर ये लार्ज रिवर्स है, तो ये इसके कनकेव साइड में बनते हैं, ठीक है। कोई भी कर्व इस तरीके का होता है, उसका जो ये वाला पोर्शन होता है अंदर वाला, इसको बोला जाता है कनकेव। हिंदी में इसको बोला जाए तो अवतल, ठीक है। और जो बाहर का साइड होता है इसको बोला जाता है कन्वेक्स, कन्वेक्स यानी कि उत्तल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये अवतल और उत्तल। तो जो अंदर की साइड होती है किसी भी कर्व की, उसमें बनते हैं क्या? पॉइंट बार्स। और ये पॉइंट बार्स होते क्या है? ये पॉइंट बार्स होते हैं सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन अ लीनियर फैशन। तो ये लीनियर फैशन में, यानी कि लाइन के फॉर्म में ये सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं और बाय द फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक्स, ठीक है। और ये दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड इन विड्थ एंड कंटेन मिक्स साइज ऑफ एलिमेंट्स। तो इनमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो मिक्स साइज के होते हैं और इनका प्रोफाइल और जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि वो एक जैसी होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेंडर्स। मेंडर्स क्या होते हैं? इन लार्ज flood and delta plains, rivers rarely flow in straight courses. ठीक है। इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स रिवर्स रेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्सेज। जो रिवर्स हैं वो स्ट्रेट कोर्सेज में जनरली नहीं बहती हैं। तो लूप लाइक चैनल पैटर्न्स कॉल्ड मींडर्स डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स। तो देखिए यहाँ पर जो नदी है ये स्ट्रेट भी बह सकती थी, लेकिन ये जनरली नहीं बहती है। तो ये इस तरीके का जो एक लूप लाइक है, ये इस तरीके से बहती है, इसी को बोला जाता है मींडर, ठीक है। और इसमें देखिए एक चीज लिखा गया है कि मींडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म। मींडर कोई एक लैंडफॉर्म नहीं है, बट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। ये चैनल का एक पैटर्न है। और ये क्यों बनता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लेटरली ऑन दी बैंक्स। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी का कोई अपना एक ऐसा बिहेवियर, एक नॉर्मल बिहेवियर, एक टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि किसी एक तरीके से बिहेव करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोला जाता है प्रोपेंसिटी। तो आपको पता है कि जेंटलर स्लोप्स में जब पानी बहता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो लेटरल डायरेक्शन में वो इरोजन करे, ठीक है। तो वो इरोजन करता है, तो उस वजह से बन जाती है मेंडरिंग, यानी कि जो पाथ है वो टर्न लूप लाइक बन जाता है। और दूसरा है अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स विद मेनी इरेगुलरिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लेटरली। तो अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ द एल्यूवियल डिपॉजिट्स, यानी कि जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होता है उनका नेचर कैसा होता है? कंसोलिडेटेड नहीं होता, यानी कि वो एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं रह सकते, कंसोलिडेटेड होके नहीं रह सकते। जब उन पर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो वो क्या होते हैं? वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उस वजह से भी ये बन जाता है क्या? लूप लाइक स्ट्रक्चर या फिर मेंडर्स। तीसरा है कॉरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट डिफ्लेक्ट्स द विंड। तो कॉरियोलिस फोर्स भी एक होता है। यहां पर मैं कॉरियोलिस फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये वर्ड आ गया है तो ध्यान रखिएगा। कॉरियोलिस फोर्स एक रोटेशनल टाइप का फोर्स होता है, जिसकी वजह से भी ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो भी होता है, लेकिन इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। And when the gradient of the channel becomes extremely low, water flows leisurely and starts working laterally. तो जब आपका जो चैनल का जो ग्रेडियंट है, यानी कि जो स्लोप है, वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, तो वाटर क्या है, वो बड़े आसानी से आराम से फ्लो करता है और वो लेटरल डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। लेटरल डायरेक्शन में वर्क करने का मतलब आप समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। और स्लाइट रेगुलरिटीज अलोंग द बैंक्स slowly gets transformed into a small curvature in the banks. तो जो आपका थोड़ा बहुत कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं अलोंग द बैंक्स, वो स्लोली ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं किसमें? स्मॉल कर्वेचर इन द बैंक्स में। और द कर्वेचर क्या है? वो डीप होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व एंड इरोजन अलोंग द बैंक ऑन द आउटसाइड। तो इस तरीके के अगर जो ये डिपोजिशन, जो ये कर्व बनते हैं, इसका जो इनसाइड पार्ट है, जो इनसाइड पार्ट है वहां पर क्या होगा? डिपोजिशन होगा, ठीक है। यानी कि जो कॉन्केव साइड है, ठीक है, कॉन्केव साइड में डिपोजिशन होगा और जो बाहर की तरफ है वो वहां पर क्या होगा? वहां पर इरोजन होगा, ठीक है। सही है, समझ गए इस चीज को आप? तो इरोजन होगा तो उससे क्या होगा कि ये कर्वेचर जो है वो डीप होता चला जाएगा, यानी कर्वेचर बड़ा होते चले जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्वेचर है, अब यहां पर क्या हो रहा है? देखिए ये कोई कर्वेचर है ओरिजिनल, अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर डिपोजिशन होता चला जा रहा है, ठीक है, और यहां से इरोजन होता चला जा रहा है, यानी कि ये चीज जो है ये पीछे को और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
ये पीछे को और बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो क्या है ये डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कर्वेचर है, जो हमारा पहले ऐसा कर्वेचर था, वो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे वो इस तरीके का कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को आप? यस। If there is no deposition and no erosion or undercutting, the tendency to meander is reduced. अगर इस तरीके का डिपोजिशन और इरोजन नहीं होता है तो जो मींडरिंग की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली इन मींडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स देयर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कनकेव बैंक एंड अंडरकटिंग अलोंग द कन्वेक्स बैंक, ठीक है। कनकेव बैंक और कन्वेक्स बैंक में डिपोजिशन और अंडरकटिंग होती है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। द कनकेव बैंक इज नोन एज कट ऑफ बैंक विच शोज अप अ स्टीप स्कार्प एंड द कन्वेक्स बैंक प्रेजेंट्स अ लॉन्ग जेंटल प्रोफाइल। तो जो आपका कॉन्केव बैंक है, कॉन्केव बैंक को आप कट ऑफ बैंक भी बोलते हैं या स्लिप बैंक भी बोलते हैं, स्लिप ऑफ बैंक। तो यहां पर क्या है कि यहां पर स्टीप स्कार्प है, स्टीप स्कार्प है मतलब यहां पर जो सरफेस है वो स्टीप है, ठीक है। और जो कन्वेक्स बैंक है वहां पर जेंटल प्रोफाइल है। द मींडर्स ग्रो इनटू डीप लूप्स। अब जो मींडर है वो डीप लूप्स में ग्रो कर जाते हैं और सम में गेट कट ऑफ ड्यू टू इरोजन एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एंड आर लेफ्ट एज ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। अब ये मींडर जो है ये कभी कभी बड़े हो जाते हैं और जो उस तरीके का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां से ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहां से ये ऐसे करके कट हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा अलग से इस तरीके से एक वो बन जाएगा जिसको बोला जाएगा ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये यहां से पूरा जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा ये डीप होते 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 यहाँ के जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां से अलग हो गए और ये फिर एक अलग से इस तरीके का लेक बन जाएगा जिसको बोला जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे ग्राउंड वाटर के साथ और उसके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियोस तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं किसी भी बारे में तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बात कर सकते हैं, या आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, ट्विटर पेज के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ इस चैप्टर के, जिसमें हम ग्राउंड वाटर के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन एंजॉय लर्निंग विद ओकुल। थैंक यू एंड हैव अ